Good morning, students. I am Kamar Abbas, and today our topic is inner sphere electron transfer reactions. Electron transfer reaction basically two type के होते हैं, outer sphere electron transfer mechanism and inner sphere electron transfer mechanism. Previously हम outer sphere electron transfer reaction डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे inner sphere electron transfer mechanism in detail. Inner sphere electron transfer reactions have following four conditions. One, must have one bridging ligand. Inner sphere mechanism में it is also known as bridging mechanism. So इसमें हमारे पास एक bridging ligand होना चाहिए, and the bridging ligand is that one having negative charge. Ligand should have non-bonding pair of electron. लिगेंड जो है उसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रेट इज सेकंड ऑर्डर एंड इनर्ट और लेबाइल मेटल आयन शुड बी प्रेजेंट. ये फोर कंडीशन फॉलो होती हैं इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म के लिए. फर्स्ट कंडीशन क्या है? वन ऑफ द रिएक्टिंग कम्प्लेक्स आयन शुड बी इनर्ट and the other ion should be labile. The labile complex ion should have a coordinating ligand which is capable of forming a bridging between the two reacting complex ions, for example reductant and oxidant. Actually हमारे पास इस किस्म के रिएक्शन में दो कम्प्लेक्सेस होंगे. किसी एक कम्प्लेक्स में मेटल होगा उसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो मेटल विद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज इनर्ट, while metal with the lower oxidation state is known as labile. A labile element can donate or give one electron to the other inert metal. So जो labile complex होते हैं यूजुअली वो बिहेव करते हैं एज रिडक्टेंट, और जो इनर्ट होते हैं वो बिहेव करते हैं एज ए ऑक्सीडेंट. ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरमीडिएट विच इज कॉल्ड लिगेंड ब्रिज्ड ट्रांजिशन स्टेट और द लिगेंड ब्रिज्ड इंटरमीडिएट. जब दरमियान में एक ब्रिजिंग लिगेंड होता है, वो दो मेटल कम्प्लेक्सेस को आपस में ब्रिज करता है, तो एक इंटरमीडिएट स्टेट बन जाती है जिसको आप लिगेंड ब्रिज ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं. द रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन द रिएक्शन इंक्रीजेज. ये रिएक्शन की जो रेट है इंक्रीज हो सकता है ड्यू टू टू रीज़न. इफ़ द ब्रिजिंग लिगेंड हैज़ अनसैचुरेशन, अगर लिगेंड के अंदर कोई ऑर्गेनिक लिगेंड है उसमें अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, और एक्सटेंडेड कंजुगेशन इन इट्स स्ट्रक्चर, या फिर डबल बॉन्ड की कंजुगेशन जो है वो एक्सटेंड हो सकती है. एक्सटेंड से मुराद है अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड हो. सेकंड केस क्या है? विद इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ द ब्रिजिंग लिगेंड, यानी कि अगर ब्रिजिंग लिगेंड का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ जाए या ब्रिजिंग लिगेंड की अनसैचुरेशन बढ़ जाए, तो इस किस्म के रेट ऑफ रिएक्शन, ये दोनों कंडीशन रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करती हैं. इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन अकरिंग थ्रू इनर स्फीयर मैकेनिज्म, एन एटम और ग्रुप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन रिएक्टिंग कम्प्लेक्स आयन to the other reacting complex ion to form an atom or group bridge intermediate. इस किस्म के रिएक्शन में एक एटम को या ग्रुप ऑफ एटम को भेजा जाता है, जो कि आमतौर पे ज़्यादातर एक ही एटम होता है, कोई हेलो एटम या कोई भी एक नेगेटिव चार्ज लिगेंड होता है जिसको सेंड किया जाता है, भेजा जाता है कि वो जाके दो कम्प्लेक्सेस के दरमियान एक ब्रिज बनाए. And the electron is transferred from the reductant to the oxidant. इसमें से जो reductant होता है जो कि labile होता है, उस complex से
ऑक्सीडेंट जो कि इनर्ट कम्प्लेक्स होता है की तरफ एक इलेक्ट्रॉन सेंड किया जाता है दिस ब्रिज इंटरमीडिएट, इसी इंटरमीडिएट ब्रिज के थ्रू। नाउ द इंटरमीडिएट ब्रेक्स अप टू गिव द प्रोडक्ट, और उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है तो वो ब्रिज जो है वो ब्रेकअप हो जाती है और कम्प्लेक्स अलहदा हो जाते हैं और प्रोडक्ट बन जाता है। द ट्रांसफर और द नॉन ट्रांसफर ऑफ द ब्रिजिंग एटम और द ग्रुप डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव स्टेबिलिटीज। बाज़ का तो ऐसा होता है कि ब्रिज अनइक्वली ब्रेक हो जाती है और जो एटम जो कम्प्लेक्स ब्रिजिंग एटम देता है तो ब्रिजिंग एटम वापस उसी को मिल जाता है, लेकिन बाज़ का हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो जाती है और ब्रिजिंग एटम दूसरे कम्प्लेक्स के पास चला जाता है। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, हेक्सा क्लोरो इरिडियम कम्प्लेक्स है और एक हेक्सा एक्वा क्रोमियम कम्प्लेक्स है। इरिडियम कम्प्लेक्स में 6 क्लोराइड लिगेंड्स प्रेजेंट हैं, जबकि इरिडियम खुद +4 स्टेट में है। 6 क्लोरीन होते हैं -1 स्टेट, ओवरऑल -6 हो जाएगा। +4 -6 इज इक्वल टू -2। वाइल हमारे पास ये जो दूसरा कम्प्लेक्स है वाटर न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो जो 2 चार्ज है क्रोमियम का वो यहाँ पे शो होगा। इसमें ये हमारे पास ऑक्सीडेंट है, ये रिडक्टेंट है, और रिडक्टेंट हमेशा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है मेटल, सो इसको हम लेबाइल कम्प्लेक्स कहेंगे। इसमें मेटल जो है अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये ऑक्सीडेंट है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जब मेटल होता है तो वो मज़ीद इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता, बल्कि इलेक्ट्रॉन गेन करके दूसरे की ऑक्सीडेशन कर सकता है। और जिस कम्प्लेक्स में मेटल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकता है। सो इसका जो प्रोडक्ट है, रेडियम पहले +4 में था, अब प्रोडक्ट में +3 में है। एज ए होल चार्ज -3 आ चुका है, जबकि क्रोमियम बिफोर रिएक्शन +2 में था, अब वो +3 में है, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो चुका है और इसका प्रोडक्ट बन चुका है। द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द अबव रिएक्शन show that no transfer of the bridging chlorine atom has occurred। इसमें देखा जाए तो कोई भी क्लोरीन जो है या किसी एटम का ट्रांसफर नहीं हुआ, but an electron has transferred only। The reductant to the oxidant chlorine bridged intermediate if formed in the reaction has the structure। देखिए अगर इस किस्म के कम्प्लेक्सेस में जो कि इसकी जो ब्रिज बनती है, अगर देखा जाए सबसे पहले इसके 6 वाटर मॉलिक्यूल्स में से एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, जिसको आप डिहाइड्रेशन कह सकते हैं। 5 वाटर मॉलिक्यूल बच जाते हैं, जबकि इसके साथ 6 क्लोरीन में से 5 क्लोरीन अटैच रह जाते हैं, और जो 6th क्लोरीन होगा वो क्रोमियम और इरिडियम के दरमियान ब्रिज का काम करता है। और इस तरह ये एक सिंगल इंटरमीडिएट स्टेट बन जाती है, जिसको आप ब्रिज्ड इंटरमीडिएट स्टेट कहते हैं। ब्रिज इंटरमीडिएट स्टेट कैसे बनेगी, किसी एक कम्प्लेक्स का वाटर मॉलिक्यूल जो कि डिहाइड्रेशन की वजह से बाहर निकल जाता है, बाकी रह गए 5 वाटर मॉलिक्यूल जो कि क्रोमियम के साथ अटैच होंगे, और 6 में से 5 क्लोरीन जो है वो साइड पे हो जाते हैं। जस्ट 1 क्लोरीन जो है वो ब्रिज का काम करता है इन दो मेटल्स के दरमियान। अब आमतौर पर इसमें ओवरऑल देखा जाए, यहाँ पे 6 क्लोराइड्स हैं। 6 क्लोराइड्स हैव 6 नेगेटिव चार्ज, इरिडियम हैज़ +4 चार्ज, और ये क्रोमियम बेसिकली +2 होगा। यहाँ पर देखा जाए तो ये +2 है। +2 एंड +4 दिस इज इक्वल टू +6 एंड -6 ऑफ क्लोरीन एज ए होल 0। ये एक इंटरमीडिएट ब्रिज स्ट्रक्चर है। दिस इंटरमीडिएट कैन ब्रेक टू गिव 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, जिसको हम बाद में देखते हैं। देखिए ये इंटरमीडिएट है, क्लोरीन 5 है, इरिडियम +4, क्लोरीन ब्रिज का काम कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास क्रोमियम एज सेड बिफोर +2 चार्ज होगा विद 5 एक्वा लिगेंड्स। अब इसमें होगा हाइड्रोलिसिस। जो फर्स्ट स्टेप था वो था डिहाइड्रोलिसिस या डिहाइड्रेशन। अब इसमें वाटर ऐड होगा। अब वाटर ऐड होने के लिए हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो ये है कि वाटर जिस कम्प्लेक्स से निकला था उसी कम्प्लेक्स के साथ दोबारा अटैच हो जाए, तो इस केस में क्रोमियम जो है
वो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के थ्रू इरिडियम को दे दे तो क्रोमियम कन्वर्ट हो जाएगा +3 स्टेट में, और वाटर मॉलिक्यूल दोबारा इसी के साथ अटैच हो जाए तो ये हमारे पास क्रोमियम 3 हेक्सा एक्वा कम्प्लेक्स बन जाएगा। और वो जो ब्रिजिंग क्लोरीन है, इसी क्लीवेज यहाँ से हो तो क्लोरीन वापस मिलेगा इरिडियम को और इससे बन जाएगा हेक्सा क्लोरो इरिडियम 3। बिफोर रिएक्शन इट वाज हेक्सा क्लोरो इरिडियम 4, अब ये है हेक्सा क्लोरो इरिडियम 3। ये हमारे पास मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट, इसको मोस्ट स्टेबल क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें जस्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है जबकि लिगेंड की शिफ्टिंग नहीं हुई। अब सेकंड इसके लिए पॉसिबिलिटी ये है कि वाटर मॉलिक्यूल रिमूव तो हुआ था क्रोमियम कम्प्लेक्स से, लेकिन क्लीवेज बॉन्ड की यहाँ से हो कि क्लोरीन जो है वो क्रोमियम के साथ अटैच रह जाए और वो वाटर मॉलिक्यूल जाके मिल जाए इरिडियम के साथ, तो फिर आपको मिलेगा एक्वा पेंटा क्लोरो इरिडियम कम्प्लेक्स और यहाँ पर हो जाएगा क्लोरो पेंटा एक्वा क्रोमियम कम्प्लेक्स। ये 3 स्ट्रक्चर एंड 4 स्ट्रक्चर ये लेस स्टेबल है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के साथ साथ लिगेंड सब्स्टिट्यूशन भी हो रही है। ये थे ओवरऑल 3 स्टेप। उसके बाद लास्ट पे चलते हैं। 3 स्टेप कौन कौन से? लेबाइल इनर कम्प्लेक्सेस, रेट ऑफ रिएक्शन, इसके अलावा जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का मोड या मैकेनिज्म, और आखिर में हमारे पास है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन रिएक्शन प्रोसीडिंग थ्रू इनर स्फीयर मैकेनिज्म और फास्टर देन दोज इन द सिमिलर रिएक्शन विच प्रोसीड थ्रू द आउटर स्फीयर मैकेनिज्म। यानी देखा जाए तो ब्रिजिंग लिगेंड के आने की वजह से रिएक्शन फास्ट हो जाता है एज कंपेयर टू जो दूसरे हमारे पास होते हैं आउटर स्फीयर मैकेनिज्म। अब इसकी एक बाकायदा आप एग्जांपल देखते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जो कि हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड है हेक्सा एक्वा क्रोमियम 2 कम्प्लेक्स एंड दूसरा हमारे पास है पेंटा अमाइन एक्स कोबाल्ट 3 कम्प्लेक्स। अब इसमें जो भी मेटल अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है उसको हम लेबाइल कहते हैं और ये एक्ट करता है एज ए रिडक्टेंट, जबकि जिसमें मेटल अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, कोबाल्ट मैक्सिमम +3 ही शो कर सकता है, सो ये उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इस वक्त +3 ये हो गया। ये एक नेगेटिव लिगेंड है एक्स जो कि आमतौर पे कोई भी ब्रिजिंग लिगेंड हो सकता है, स्पेशली हेलो समझ लें, हेलो ग्रुप है लाइक क्लोरीन ब्रोमीन। तो -1 ये हो गया, +3 -1 इज इक्वल टू +2 और ये एक इनर्ट कम्प्लेक्स है। अब इस किस्म के रिएक्शंस जब स्टार्ट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है लेबाइल टू इनर्ट कम्प्लेक्स। आफ्टर रिएक्शन क्रोमियम कन्वर्ट हो जाएगा +3 में और कोबाल्ट हो जाएगा +2 में। ओवरऑल लिगेंड का कोई इसमें ट्रांसफर नहीं हुआ। इन द गिवन रिएक्शन X may be any halide ion. Chromium hexaquachromium is a labile complex ion and act as reductant, while this complex is inert and act as oxidant. अब ये रिएक्शन जो है इसके 2 बेसिक स्टेप हैं। स्टेप 1, स्टेप 1 क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ब्रिजिंग इंटरमीडिएट। पहले एक ब्रिजिंग इंटरमीडिएट बनेगा और फिर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। द लिगेंड X which is present in the inert oxidant get dissociated from the oxidant and it is transferred to the reductant to form an X-bridged intermediate 1 in which X acts as bridging ligand between the reductant and the oxidant। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? जो हमारे रिएक्टेंट हैं जिसमें एक हम क्रोमियम कम्प्लेक्स है जो कि रिडक्टेंट के तौर पे काम कर रहा है और एक कोबाल्ट कम्प्लेक्स है जो कि ऑक्सीडेंट के तौर पे काम कर रहा है, और इसी कोबाल्ट कम्प्लेक्स में X मौजूद है जो कि एक नेगेटिव लिगेंड है और यही ट्रांसफ़र हो जाता है कोबाल्ट कम्प्लेक्स से क्रोमियम कम्प्लेक्स की तरफ और एक ब्रिज बनाता है। इस रिएक्शन में सबसे पहले एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है
किससे, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स से, ताकि उसमें 5 कोऑर्डिनेशन बच जाएं और 6 कोऑर्डिनेशन की जगह बच जाए। ये एक स्लो स्टेप होता है बेसिकली। और देखा जाए तो वाटर के रिमूव होते ही क्रोमियम के पास 5 वाटर मॉलिक्यूल रह जाएंगे और कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स से हैलाइड आयन ने एक ब्रिज बना ली। इसको हम स्ट्रक्चर 1 या इसको प्रोडक्ट 1 का नाम देते हैं, जो कि बेसिकली एक इंटरमीडिएट है। अब इंटरमीडिएट बन जाने के बाद जो अगला काम होता है वो होता है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम से एक इलेक्ट्रॉन इस ब्रिज के थ्रू कोबाल्ट को मिलेगा, तो आफ्टर रिएक्शन क्रोमियम कन्वर्ट हो जाता है +2 से +3 में, जबकि कोबाल्ट +3 से +2 में। तो इसकी हो गई रिडक्शन, इसकी हो गई ऑक्सीडेशन। तो ये हमारे पास ब्रिजिंग इंटरमीडिएट स्टेट 2 है, यानी कि ब्रिजिंग इंटरमीडिएट स्टेट पहले बन जाती है, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है। अब हमारे पास स्टेप 2 है, जिसको आप डिकम्पोजिशन ऑफ द ब्रिजिंग इंटरमीडिएट कह सकते हैं। अब जैसे कि पहले डिस्कस कर लिया गया है, ब्रिजिंग के डिकम्पोजिशन के फिर 2 चांसेस होते हैं या 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि वो एक्स लिगेंड जो है उसकी ब्रेकअप इस तरह हो कि वो जिस कम्प्लेक्स से आया था उसी की तरफ लौट जाए या फिर दूसरे कम्प्लेक्स के साथ अटैच हो जाए। यहाँ पर हमारे पास पेंटा एक्वा क्रोमियम ब्रिजिंग लिगेंड कोबाल्ट एंड पेंटा अमाइन है, ये एक इंटरमीडिएट स्टेट 2 है। इसमें जब वापस हाइड्रोलिसिस का स्टेप होता है, इसमें वाटर ऐड होता है। जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो एक्स आया तो कोबाल्ट कम्प्लेक्स से था, लेकिन आफ्टर रिएक्शन ये अटैच हो जाता है क्रोमियम के साथ और हमारे पास बन जाता है पेंटा एक्वा हेलो क्रोमियम कम्प्लेक्स, जबकि अमाइन कम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट के साथ वाटर अटैच हो जाता है और अब इसके बाद बन जाता है एक्वा पेंटा अमाइन कोबाल्ट कम्प्लेक्स। बेसिकली पीछे हम बता चुके हैं कि इस तरह के प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होते, लेकिन अभी इसको हम डिस्कस करते हैं कि ये प्रोडक्ट क्यों बना है। यहाँ पर स्टेप ए इज़ ए स्लो स्टेप एंड हैंस इज़ ए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और जब हम देखते हैं कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हमारे पास दोनों ही कम्प्लेक्सेस मौजूद हैं, सो बेसिकली ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है दोनों पे, ऑक्सीडेंट पे एंड रिडक्टेंट पे। अब रही बात ब्रिजिंग लिगेंड की अटैचमेंट की, कि ब्रिजिंग लिगेंड जिस कम्प्लेक्स से आया था उसके साथ अटैच रहेगा या दूसरे के साथ। तो यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है, रिलेशन 1 गिवन above show that the rate of electron transfer in the reaction changes with the change of the halide ion present in the oxidant. The capability of the halide ion to form the chromium halide cobalt bridge in the transition state decreases as iodide greater than bromide greater than chloride and greater than fluoride। यानी ब्रिजिंग के दौरान इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के चांसेस जो है वो साइज ऑफ लिगेंड के साथ साथ डिक्रीज हो जाते हैं। विद द डिक्रीज इन द कैपेबिलिटी द रेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इन द रिएक्शन आल्सो डिक्रीजेज इन द सेम ऑर्डर। जबकि हैलाइड आयन जो है उसका किस लिगेंड के साथ अटैचमेंट, किस मेटल के साथ उसकी अटैचमेंट होगी, ये डिपेंड करता है चार्ज ऑफ मेटल पे। जितना मेटल पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, हेलो आयन की ज़्यादा एफिनिटी होगी उसकी तरफ, सो बॉन्ड्स ब्रेक होने के बाद वो ज़रूरी नहीं कि जिस कम्प्लेक्स से आया था उसी के साथ अटैच हो, बल्कि उसके अलावा दूसरे कम्प्लेक्स की तरफ भी जा सकता है। डिपेंड करता है चार्ज ऑफ मेटल पे। जबकि लिगेंड की साइज़ डिक्रीज़ होने से रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ होता है। सो ये हमारे पास ओवरऑल क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन है, जो कि ब्रिजिंग मैकेनिज़्म को फॉलो कर रहा है। इसको आप इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म भी कहते हैं।